हेलो बच्चों, कल का जो हमारा लेक्चर था, कल हमने आप लोगों के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ाया था, गॉस थ्योरम कराई थी और गॉस थ्योरम का प्रूफ कराया था। आज सबसे पहले हम आप लोगों को गॉस थ्योरम से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे, जिससे गॉस थ्योरम का कॉन्सेप्ट आप लोगों के अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम आप लोगों को गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस मतलब अनुप्रयोग बताएंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत अच्छे से आप लोगों को समझना है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को इसका एक दो न्यूमेरिकल कराते हैं। पहला न्यूमेरिकल आप लोगों को देखिए बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ये बोर्ड पर हमने न्यूमेरिकल लिख रखा है, इसके लिए हमें सॉल्व करना है। एक बार आप लोगों को न्यूमेरिकल हम पढ़कर सुना देते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक घंटे के अंदर 17.7 पिकोकूलम, पीसी मतलब पिकोकूलम आवेश स्थित है, ज्ञात करो। सबसे पहले हमें बताना है संपूर्ण घन से निर्गत फ्लक्स, फिर बताना है घन की एक सतह से निर्गत फ्लक्स और फिर बताना है घन की दो सतहों से निर्गत फ्लक्स। घन सभी लोग जानते हैं। देखिए घन में जैसे हम यहाँ पर दें, ये डिब्बा जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, हालांकि ये डिब्बा घन नहीं है, ये घनाभ है। घन और घनाभ में केवल इतना अंतर होता है, यहाँ पर आप लोगों के लिए इसकी जो फेस है वो आपको छोटे बड़े दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये वाला फेस ज्यादा बड़ा है, ये फेस छोटा है। लेकिन घन में क्या होता है, ये सारे फेसेस जो हैं वो समान चौड़ाई के होते हैं, मतलब इनका जो क्षेत्रफल होता है वो सारे फेसेस का बिल्कुल समान होता है। आप इसे थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये घन है, घन हालांकि है तो ये घनाभ, घन भी बिल्कुल इसी तरह से होता है। तो घन के अंदर कितनी सतह होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो किसी भी घन के अंदर 6 फेसेस होते हैं। जैसे लूडो का जो डाइस होता है, जो पासा होता है, वो घन के आकार का होता है, उसमें 6 फेसेस होते हैं। तो घन के अंदर 6 सतह होती हैं। जो 17.7 पिकोकूलम का आवेश है वो घन के अंदर कहीं पर रखा हुआ है। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है वो Q है। इसका हम सॉल्यूशन करते हैं। जो आपको आवेश दे रखा है वो दे रखा है Q 17.7 पिकोकूलम। देखिए जो चार्ज का SI यूनिट है वो कूलम है, लेकिन यहाँ पर पिकोकूलम दे रखा है, तो पिकोकूलम से पिको हटाना बहुत जरूरी है, क्योंकि सब कुछ हमें SI में लगाना होता है। चलिए एक पिकोकूलम में 10⁻⁻12 कूलम होते हैं। 10⁻⁻12 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आपका कूलम में चेंज हो जाएगा। तो घन के अंदर इतना चार्ज रखा हुआ है। सबसे पहले हमें बताना है पूरे घन से निकलने वाला फ्लक्स। तो इसके लिए आप लोग ध्यान दीजिए, ए नंबर हम सॉल्व करते हैं। आप लोगों ने कल के लेक्चर में गॉस थ्योरम पढ़ी थी। गॉस थ्योरम ये कहती है कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, वो उसमें उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यानी पूरे घन से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो φE बराबर Q/ε0 होगा। यहाँ पर क्वेश्चन में ये घन दे रखा है, जरूरी नहीं है कोई भी आप बंद पृष्ठ को कहता है, चाहे वो एक गोला कहता है, कुछ भी बंद पृष्ठ कहता है, XYZ कोई भी हो, आपको सभी के लिए फार्मूला यही लगाना है, क्योंकि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का जो फार्मूला होता है अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम वो यही होता है। चलिए हम इसके लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर φE आपको बताना है, तो φE बराबर Q की वैल्यू है 17.7 × 10⁻⁻12 कूलम में है, और अपॉन में ε0 की वैल्यू वैसे तो एग्जाम में दे देता है, अगर बाई चांस नहीं दे तो इतनी ज्यादा यूज होती है कि आप लोगों को वैल्यू रटी जाएगी 8.85 × 10⁻12। यहाँ इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 8.85 को 17.7 का डिवाइड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो φE की वैल्यू कितनी आएगी? 2। और मात्रक आप लोगों को पता है फ्लक्स का न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है। इसका मतलब
पूरे घन से जो गुजरने निकलने वाला फ्लक्स होगा वो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम होगा। तो ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर हो गया? चलिए सेकेंड पार्ट में हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हमारा पार्ट ये है कि घन की एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स। अब आपको पता है कि घन के अंदर 6 सतह होती है। ये जो हमने फ्लक्स निकाला है 2, वो सभी सतहों का है, मतलब पूरे घन का है और घन के अंदर 6 सतह होती हैं। इसका मतलब ये सभी 6 सतहों से गुजरने वाला जो फ्लक्स है वो 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम है। जब हम एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे तो टोटल फ्लक्स के लिए अगर हम 6 का डिवाइड कर दें तो एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स निकल आएगा। क्यों? क्योंकि घन के अंदर 6 सतह होती हैं और ये सभी 6 सतह का फ्लक्स है। जब एक सतह का निकालेंगे तो पूरे फ्लक्स को 6 का डिवाइड कर देंगे, तभी एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स निकल आएगा। तो बी नंबर में एक सतह से निर्गत फ्लक्स, एक सतह से निर्गत फ्लक्स। देखिए एक सतह से निर्गत फ्लक्स कितना हो जाएगा, ये फाई डैश नाम दे दीजिए और ये टोटल फ्लक्स हमारा 2 था, उसके लिए 6 का डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया। इसके बाद सी नंबर हमें बताना है घन की 2 सतह से निकलने वाला फ्लक्स। जब आपको एक सतह से निकलने वाला फ्लक्स पता चल गया तो चाहे वो 2 से निकलने वाला फ्लक्स पूछे, चाहे 3 से निकलने वाला पूछे, 4 से निकलने वाला पूछे, 5 से निकलने वाला पूछे, आपको सीधे सीधे जो एक सतह का फ्लक्स है 1/3, जितने सतह का पूछे उतने का आपको मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। जैसे एक सतह का 1/3 आया, 2 सतह का पूछे तो इसमें 2 का गुणा कर दीजिए, 3 सतह का पूछे इसमें 3 का गुणा कर दीजिए, 4 सतह का पूछे इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 5 सतह का पूछे इसमें 5 का गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो अब हम सेकेंड सी नंबर में बताते हैं 2 सतहों से निकलने वाला फ्लक्स। देखिए 2 सतहों से निर्गत फ्लक्स, 2 सतहों से निर्गत फ्लक्स, फाई डबल डैश नाम दे दो और ये एक सतह का फ्लक्स 1/3 आया है, इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2/3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो ये 2 सतहों से निकलने वाला फ्लक्स है। तो ये न्यूमेरिकल हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट आपको इसी में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। चलिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इसी गॉसेस थ्योरम से रिलेटेड है। देखिए गॉस की जो थ्योरम आप लोगों ने पढ़ी है वो ये है फाई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0। ये जो गॉस की किरणें होती है ये बंद पृष्ठ के लिए है और ये किसी भी आकार का बंद पृष्ठ हो सकता है। बंद पृष्ठ चाहे छोटा हो, बंद पृष्ठ चाहे बड़ा हो, चाहे घन हो, चाहे घनाभ हो, गोला हो, मतलब किसी भी कोई कैसी भी आकृति हो और उसका कितना भी साइज हो, हर किसी के लिए जो फ्लक्स होता है वो हम इसी फार्मूले से निकालते हैं। इसका मतलब ये है कि जो किसी पृष्ठ से निकलने वाला फ्लक्स उस पृष्ठ के एरिया पर डिपेंड नहीं करता है। पृष्ठ कितना भी बड़ा हो, कितना भी छोटा हो, निकलने वाला फ्लक्स हमेशा समान रहता है। जैसे सपोज कर लीजिए एक क्वेश्चन है, उसने कहा कि कोई 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का गोला है और उस गोले से 2 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम का फ्लक्स निकलता है, निर्गत होता है। अगर हम उस गोले की त्रिज्या को बढ़ाकर 30 सेंटीमीटर कर दें, पहले 5 थी अब बढ़ाकर हमने कर दी 30, मतलब 6 गुनी कर दी, तो अब हमें बताना है फ्लक्स कितना निकलेगा। देखिए इस फार्मूले से क्लियर हो रहा है निकलने वाला फ्लक्स बिल्कुल भी किसी भी गोले की या जो भी आकृति है उसके साइज पर निर्भर नहीं करती है,
गोले की त्रिज्या आप कितनी भी कम कर दीजिए, कितनी भी ज्यादा कर दीजिए, निर्गत फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गोले की त्रिज्या 5 है तब फ्लक्स 2 निकल रहा है, अगर गोले की त्रिज्या 30 कर देंगे तब भी फ्लक्स 2 ही निकलेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी भी सरफेस का साइज आप कितना भी बड़ा कर दीजिए, कितना भी छोटा कर दीजिए, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दैट इज फ्लक्स सेम रहता है। ठीक है, इसी से रिलेटेड हम आपको एक दो एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल कराते हैं। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एक दो कराएंगे, उसके बाद हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी का एक न्यूमेरिकल है हमारा, न्यूमेरिकल 15.1 को ले लेते हैं। सबसे पहले 15.1 न्यूमेरिकल को लेते हैं। एक बार हम आप लोगों को पढ़कर सुना दें। ये एनसीईआरटी का 15.1 है। सभी लोगों के पास एनसीईआरटी की बुक होगी, आप क्वेश्चन उस बुक से पढ़ लीजिए और उसका सॉल्यूशन हम आपको यहाँ पर करा दे रहे हैं। वो समझने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम आप लोगों को एक बार पढ़कर सुनाते हैं, बुक हमारे पास रखी हुई है। क्वेश्चन हमारा ये है, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर, एक समान वैद्युत क्षेत्र वेक्टर ई बराबर, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 3 × 10 की पावर 3 आई न्यूटन प्रति कूलम। ये एक समान वैद्युत क्षेत्र दे दिया उसने, 3 × 10 की पावर 3 आई न्यूटन प्रति कूलम पर विचार कीजिए। नंबर ए, इस क्षेत्र का 10 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से जिसका तल YZ तल के समांतर है गुजरने वाला फ्लक्स बताइए। आप लोगों के पास बुक तो होगी, उससे रीड करना है क्वेश्चन। देखिए जो भुजा दे रखी है वर्ग की, वर्ग है ना क्वेश्चन में, ये है 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग, तो भुजा दे रखी है 10 सेंटीमीटर। भुजा अगर 10 सेंटीमीटर है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, A बराबर, आप जानते हैं क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर होता है, तो ये 10 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। लेकिन ये सीजीएस पद्धति का है, सीजीएस पद्धति में है, लेकिन हमें सब कुछ एसआई में लगाना होता है। एसआई में से बदलने के लिए, इनके सिस्टम में बदलने के लिए 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁴ का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर ये देखिए पावर आपकी 10⁻⁻² बचेगी मीटर स्क्वायर, तो एरिया यहाँ से निकल के आ गया 1 × 10⁻² मीटर स्क्वायर हमें। और ये जो हमारा तल है वो YZ तल के समांतर है। ये जो हमें घन की भुजा दे, घन भुजा के वर्ग के उस पार्श्व से, मतलब जो उसकी पार्श्व है, जो उसका सतह है वो YZ तल के समांतर है, तो हमें इससे निकलने वाला फ्लक्स बताना है। इसके लिए आप थोड़ा सा चित्र के माध्यम से समझ लें, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा एक्स अक्ष है और ये हमने ले लिया, ये हमारा वाई अक्ष है और ये हमारा जेड अक्ष है। ध्यान दीजिए, ये एक्स अक्ष है, वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है। तो इसमें एक्स, वाई और जेड, तो ये वाला जो तल होगा, जो ये आपको दिखाई दे रहा है, इधर वाला जो तल होगा ये तल हमारा एक्स वाई तल होगा। ये एक्स और वाई में है तो ये एक्स वाई तल होगा। ये वाई और जेड है, ये वाई जेड तल होगा। ये एक्स और जेड है तो ये एक्स जेड तल होगा। लेकिन जो फलक है हमारा, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने वाला है। इसने ये कहा है कि जो 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है उसका जो फलक है, उसकी जो सतह है वो YZ तल के समांतर है। ये YZ तल हो गया और जो सतह है वो इसी के समांतर है। यहां से एक चीज क्लियर हो रही है कि वैद्युत क्षेत्र E में, E के वेक्टर में यूनिट वेक्टर I आ रहा है। I हमेशा x अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है। इसका मतलब जो वैद्युत क्षेत्र है वो x अक्ष की दिशा में लगा हुआ है, और जो आपका एरिया वेक्टर, जो आपका एरिया होगा, जो सरफेस होगा, वो ऐसे रखा हुआ है। ये है पृष्ठ जो है वो आपका ऐसे यूं रखा हुआ है। अब हम इस पृष्ठ पर एक अभिलंब खींच लेते हैं। अभिलंब खींचने के लिए चलिए इसी समय एक अभिलंब ये खींच लेते हैं। ये हमारा अभिलंब खींच गया
और हम इसके लिए मान लेते हैं ये बन गया आपका, ये एक्स अक्ष, वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, ये हमने पृष्ठ ले लिया और ये पृष्ठ पर खींच दिया अभिलंब। बिल्कुल देखिए इस चित्र से एकदम क्लियर हो रहा है कि जो अभिलंब है हमारा, इस पृष्ठ पर जो अभिलंब हमने खींचा है, ये अभिलंब एक्स अक्ष की दिशा में है और वैद्युत क्षेत्र भी एक्स अक्ष की दिशा में है। अगर ये अभिलंब एक्स अक्ष की दिशा में है तो जो क्षेत्रफल वेक्टर होगा वो भी एक्स अक्ष की दिशा में होगा। आपको पिछले लेक्चर में एरिया वेक्टर में बताया था कि क्षेत्रफल सदिश की दिशा वही होती है जो दिशा उस पर खींचे गए अभिलंब की होती है। तो यहाँ देखिए चित्र से क्लियर हो रहा है जो अभिलंब है वो एक्स अक्ष की दिशा में है, इसीलिए क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा भी एक्स अक्ष के अनुदिश होगी। और एक्स अक्ष के अनुदिश होने की वजह से जब हम इस एरिया वेक्टर, जब एरिया के लिए एरिया वेक्टर बनाएंगे तो यूनिट वेक्टर आई का मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक्स अक्ष के अनुदिश यूनिट वेक्टर आई होता है। अगर ये वाई अक्ष के अनुदिश होता तो हम जे का मल्टीप्लाई कर देते, अगर ये जेड अक्ष के अनुदिश होता तो हम के का मल्टीप्लाई कर देते, इस तरीके। तो क्लियर हो गया, जो हमारा पृष्ठ है उस पर खींचा गया अभिलंब एक्स अक्ष के अनुदिश है, इसीलिए अगर हम एरिया का वेक्टर निकालेंगे तो 1 × 10⁻⁻² की मल्टीप्लाई कर देंगे आई से, और ये बन गया आपका 1 × 10⁻⁻² मीटर स्क्वायर। अब आप फ्लक्स निकाल लीजिए। अब इसमें कुछ भी नहीं है, फाई इक्वल्स टू ये होता है E डॉट ए, ये आपको पता है। फ्लक्स निकालने का फार्मूला, जब ये दोनों E और A दोनों वेक्टर फॉर्म में होते हैं तो फ्लक्स हमेशा डॉट से ही निकाला जाता है, डॉट गुणा करके निकालते हैं। E की वैल्यू हमें पता है 3 × 10⁻³ आई यूनिट वेक्टर, और डॉट लगा दीजिए, और A की वैल्यू है 1 × 10⁻⁻² आई। अब यहाँ ध्यान दीजिए, I डॉट आई हमेशा 1 होता है, I का I से डॉट 1 होता है, J का J से डॉट 1 होता है, K का K से डॉट 1 होता है। 11th में आप लोगों ने पढ़ा था। अब इनका सिंपली मल्टीप्लाई कर लीजिए, जब इनका और इनका गुणा करेंगे तो ये आएगा आपका 30, और I डॉट आई 1 हो जाएगा, तो फ्लक्स फाई की जो है 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर करते कूलम, ये आपका आंसर। क्लियर हो गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। अब इसी में हम आगे बढ़ते हैं। इसी क्वेश्चन में अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका बी पार्ट अभी और है। ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग बुक से रीड कर ही लेंगे। इसके बी पार्ट में ये कह रहा है, बी पार्ट में कह रहा है कि इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स कितना है यदि इसके तल का अभिलंब एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बनाए। जो तल का अभिलंब है वो एक्स अक्ष से 60 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी अभिलंब का और एक्स अक्ष पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। अगर तल का अभिलंब और अभिलंब पर क्या है, एरिया वेक्टर है, अभिलंब पर क्या है, एरिया वेक्टर है, और एक्स अक्ष पर क्या है, वैद्युत क्षेत्र है। इसका मतलब इनडायरेक्ट वे में उसने ये कह दिया कि जो एरिया वेक्टर है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाता है, अर्थात ये थीटा हो गया। बी नंबर में थीटा बराबर उसने दे दिया है 60 डिग्री, तो अतः आप फाई ई बराबर निकाल दीजिए। इस बार आपका E डॉट ए, और E डॉट ए में इस बार E ए cos थीटा लगेगा। E की वैल्यू, इस बार E पर वेक्टर नहीं है, जब वेक्टर नहीं है तो आप यहां से वेक्टर हटाएंगे, वेक्टर हटाते ही I गायब हो जाएगा, क्योंकि I तो केवल डायरेक्शन की वजह से लगा हुआ है। ये आपका 3 × 10⁻³ हो गया, और इनटू में एरिया 1 × 10⁻⁻² हो गया, और इनटू में आपका cos 60 चल रहा है, cos 60, इधर वही 30 आएगा, cos 60 की वैल्यू 1/2, 2 का डिवाइड करेंगे 15 हो जाएगा, 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये आपका आंसर। तो ये हमारा बी पार्ट हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। 2 क्वेश्चन हमने आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल बता दिए, बाकी और न्यूमेरिकल चैप्टर खत्म होने की बात कराएंगे, कुछ न्यूमेरिकल आप लोग बुक से करेंगे। अब हम इसी चैप्टर में आगे बढ़ते हैं।
अगला जो हमारा टॉपिक है वो है गॉसेस थ्योरम के एप्लीकेशंस। हम लोगों ने गॉस की थ्योरम पढ़ ली, उसका प्रूफ पढ़ लिया, अब हम गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग। गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस थ्योरम। गॉस की थ्योरम से रिलेटेड बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आता है एक, चाहे वो गॉस की थ्योरम लिखने को पूछे, उसका प्रूफ पूछे या उसका एप्लीकेशन पूछे, किसी ना किसी तरीके से गॉस की थ्योरम का क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। तो हम गॉस थ्योरम के अनुप्रयोग करेंगे। सबसे पहला अनुप्रयोग है अनंत लंबाई के तार के निकट किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात करना। अनंत लंबाई का कोई एक तार है, तो इसका हेडिंग है फर्स्ट, अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट किसी बिंदु पर, किसी पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अनंत लंबाई का कोई आवेशित चालक तार है, उस चालक तार के निकट हमें गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है। चलिए इसके लिए स्टार्ट करते हैं। डायग्राम को बहुत अच्छे से समझना है। हमने ये अनंत लंबाई का कोई तार ले लिया, ये अनंत लंबाई का, इसीलिए वहां से आगे डैश करके दिखा देंगे। ये डैश करके हमने आगे तार को दिखा दिया। ये अनंत लंबाई का है, तो इसकी लंबाई खत्म होते हुए मैं नहीं दिखाना है, डैश करके ये डॉट डॉट करके आगे तक चाहिए। अनंत लंबाई का ये हमने कोई तार ले लिया। अब ये तार आवेशित है। हमने मान लिया कि जो प्लस क्यू आवेश है वो इस चालक तार की स्मॉल एल लंबाई पर फैला हुआ है। इसकी स्मॉल एल लंबाई पर हमने प्लस क्यू आवेश, इस तरीके से एक जगह हमने क्यू दिखा दिया, प्लस क्यू आवेश जो है वो हमने मान लिया। प्लस क्यू आवेश इसकी स्मॉल एल लंबाई पर, ये इसकी हमने स्मॉल एल लंबाई ले ली, इस लंबाई पर प्लस क्यू आवेश फैला हुआ है। हमने आप लोगों के लिए आवेश का सतत वितरण पढ़ाया था। वहां पर बताया था कि आवेश का जो सतत रूप से वितरण होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है रेखीय, एक होता है पृष्ठीय और एक होता है आयतन। जब आवेश एक रेखा पर फैला हुआ होता है तो वहां पर रेखीय आवेश घनत्व लगता है। यहाँ पर देखिए जो आवेश फैला हुआ है वो पतले तार पर फैला हुआ है, तो यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व लगेगा। और आपको ध्यान होगा रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर होता है Q/L। किसी चालक तार की एकांक लंबाई पर जो उपस्थित आवेश होता है, जो फैला हुआ आवेश होता है, उसी को कहते हैं रेखीय आवेश घनत्व। तो यहाँ स्मॉल एल लंबाई पर Q आवेश फैला हुआ है, इसीलिए इसका रेखीय आवेश घनत्व होगा रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L या Q बराबर हो जाएगा λ/L। इससे हम इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 1। अब हमें इस डेरिवेशन को आगे बढ़ाना है। तो हमने L लंबाई का तार, अनंत लंबाई का तार ले लिया और उस तार की स्मॉल एल लंबाई पर Q आवेश हमने एक समान रूप से फैला दिया। देन इसका जो रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा होगा वो Q/L होगा या Q बराबर λ/L हो जाएगा। अब हमने क्या काम किया, इस चालक तार से स्मॉल r दूरी पर, ये स्मॉल r दूरी है, स्मॉल r दूरी पर हमने कोई एक पॉइंट ले लिया P। ये कोई पॉइंट हमने P ले लिया और पॉइंट P से गुजरने वाला
स्मॉल ए लंबाई तथा स्मॉल आर त्रिज्या का एक बेलनाकार हमने गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। स्मॉल ए लंबाई तथा आर त्रिज्या का हमने क्या किया, एक बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। देखिए ये बेलनाकार क्या है, गॉसियन पृष्ठ बन गया। ये है गॉसियन पृष्ठ, गॉसियन पृष्ठ। ये आर दूरी पर स्मॉल ए लंबाई होगी बेलन की, ये हमने कोई गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमने बिंदु P के चारों ओर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA की कल्पना कर ली। हमने ये मान लिया कि यहाँ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल अवयव dA है। तब इस dA का जब हम वेक्टर एरिया वेक्टर देखेंगे तो वो एरिया वेक्टर dA ऊपर के लिए जाएगा, क्योंकि जो एरिया वेक्टर ये बेलन है, इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो इस पर अभिलंबवत यूं होगा, इस तरीके से। तो यह हमने अभिलंबवत एरिया वेक्टर दिखा दिया। अब देखिए जो आवेश फैला हुआ है, इसी आवेश की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, वही हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए इस आवेश से जो हमारा गॉसियन पृष्ठ है उसके सरफेस के हर बिंदु की दूरी इस चालक तार से बिल्कुल समान है। जितनी दूरी इस चालक तार से यहाँ की है, उतनी दूरी यहाँ की है, यहाँ की हर जगह दूरी समान है। इसीलिए हर बिंदु पर, इस पृष्ठ के हर बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिल्कुल बराबर होगी और इस पृष्ठ के एकदम लंबवत होगी, क्योंकि वैद्युत बल्लेखाएं हमेशा पृष्ठ के लंबवत होती हैं। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र ये ई वैद्युत क्षेत्र इधर जाएगा, यहाँ पर भी जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी भी डायरेक्शन यही होगी। अगर यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र दिखाएंगे तो इसकी भी डायरेक्शन यही होगी। परिमाण बिल्कुल बराबर रहेगा, बता ही दिया, क्योंकि हर पृष्ठ के हर बिंदु की जो चालक तार है उससे दूरी समान है। इसीलिए हर पृष्ठ के हर एक बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो बिल्कुल बराबर होगी और पृष्ठ के लंबवत तो होती ही है। तो ये डायग्राम हमारा बन गया। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की बात यह है कि जो बेलन होता है, जो बेलनाकार पृष्ठ होता है, जो बेलन होता है उसके अंदर तीन पृष्ठ होते हैं। एक तो वक्र पृष्ठ होता है जो आपको ये दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पूरा ये आपका वक्र पृष्ठ है, और दो इसमें वृत्तीय पृष्ठ होते हैं। एक वृत्तीय पृष्ठ ये है, दूसरा वृत्तीय पृष्ठ ये है। अगर हम इस वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लें, इधर वाले पृष्ठीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लें, इधर वाले वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लें, और अगर हम तीनों का फ्लक्स जोड़ दें तो इस पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकल आएगा। क्योंकि हमें गॉस की थ्योरम का यूज करना है, इसीलिए हम गॉस की थ्योरम के लिए पहले फ्लक्स निकालेंगे। तो पहले हम पूरे गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले जो हम फ्लक्स निकालेंगे वो वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो देख लीजिए वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, यहां पर हम फाई ई और इसे बंद करके यहां पर लिख देते हैं। ये वक्र पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स है और ये हो जाएगा, आप लोगों को पता है जो फ्लक्स होता है वो ई डॉट डीए का इंटीग्रेशन होता है। चूंकि ये बंद पृष्ठ नहीं है, ये देखिए ये ओपन है, जो सरफेस है ऊपर का ये ओपन है, इसीलिए हम यहाँ पर क्लोज इंटीग्रेशन का साइन यूज नहीं करेंगे। अब ई डॉट डीए की वैल्यू, ई डॉट डीए को लिख सकते हैं ई डीए कॉस थीटा। यहां पर थीटा 0 होगा। बिल्कुल एकदम डायग्राम से क्लियर हो रहा है कि ई और डीए दोनों सेम डायरेक्शन में लगे हुए हैं, इसीलिए दोनों के बीच जो बीच बनने वाला एंगल है वो 0 होगा। और cos 0 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 1 होती है। ई को बाहर कर लीजिए और इनटू में क्लोज इंटीग्रेशन डीए इंटीग्रेशन ऑफ डीए रह जाएगा। डीए क्या है? ये छोटा सा एलिमेंट है। किसका एलिमेंट है? ये छोटा सा वक्र पृष्ठ का। अगर डीए का हमने समाकलन कर दिया तो पूरे बेलन का वक्र पृष्ठ आ जाएगा।
और ये आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2 पाई आर एल। पढ़ा है आप लोगों ने 10th में भी था मैथमेटिक्स में, 2 पाई आर एल। तो E इंटू ये 2 पाई आर एल, ये फाई ई वक्र पथ से गुजरने वाला फ्लक्स, फाई ई वक्र, इसे हम बिल्कुल यहीं पर छोड़ते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास 2 वृत्तीय पृष्ठ और हैं। सबसे पहले हम उन वृत्तीय पृष्ठों का भी एरिया वेक्टर कोई ढूंढ लेते हैं। देखिए, एक वृत्तीय पृष्ठ ये है, अगर हम इस पर एरिया वेक्टर निकालेंगे तो इसका एरिया वेक्टर किधर जाएगा, इसका एरिया वेक्टर जो हमारा जाएगा, इसका देखिए, इसका भी एरिया वेक्टर इधर जाएगा, इसके लंबवत पृष्ठ के, और इसका जो एरिया वेक्टर निकालेंगे वो इसके लंबवत इधर जाएगा, क्योंकि जो एरिया वेक्टर होता है वो हमेशा पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश होता है। ये पृष्ठ है, इस पर अगर आप अभिलंब खींचेंगे तो अभिलंब यही तो होगा। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए कि जब हम एरिया वेक्टर इस वाले वृत्तीय पृष्ठ का दिखाएंगे तो वो एरिया वेक्टर आपका इधर जाएगा। इसके लिए हमने दिए डैश, बिल्कुल सेम ऐसे ही इधर वाला भी हम एरिया वेक्टर दिए डैश। अब ये हमारा पहला वृत्तीय पृष्ठ है और ये हमारा दूसरा वृत्तीय पृष्ठ है। दोनों से गुजरने वाला फ्लक्स बिल्कुल बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों वृत्तीय पृष्ठ बिल्कुल एक जैसे हैं। तो पहले वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हम निकाल लेते हैं, यहां लिख देते हैं, पहले वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, पहले वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, इसे आप फाई ई वृत्तीय कह लीजिए, वृत्तीय, ये हो जाएगा E डॉट, इस बार डीए की जगह डीए डैश आ जाएगा, और इसका भी एरिया मतलब सरफेस इंटीग्रेशन लगा देंगे। अब यहाँ बहुत ध्यान देने की चीज है, देखिए E और डीए डैश, इन दोनों के बीच बनने वाला एंगल 90 है। इसीलिए E डॉट डीए डैश को जब हम E डीए cos थीटा लिखेंगे तो वहां थीटा की जगह 90 डिग्री लगाएंगे। तो अगली स्टेप में ये हो जाएगा E डीए cos 90, और cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 90 की वैल्यू आप लोग जानते हैं 0 होती है। इसका मतलब इस वाले वृत्तीय पृष्ठ से कोई फ्लक्स पास नहीं होगा। बिल्कुल सेम प्रोसेस इसका रहेगा, आपको सॉल्व करने की दूसरे वाले की कोई जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स वो भी कितना होगा, 0 होगा। इसी प्रकार लिख देंगे, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। तो अतः कुल फ्लक्स देख लीजिए, कुल फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो देखिए अतः कुल फ्लक्स, हम ऐसा करते हैं, इधर का इतना ये मिटा देते हैं क्योंकि थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है, जगह नहीं है। तो देखिए कुल फ्लक्स कितना हो गया, जब आप कुल फ्लक्स निकालेंगे तो कुल फ्लक्स फाई ई बराबर हो जाएगा फाई ई वक्र प्लस फाई ई वृत्तीय और प्लस फाई ई वृत्तीय, दूसरे वाले का फाई ई वृत्तीय। फाई ई वक्र आप लोगों ने निकाला था E इंटू 2 पाई आर एल प्लस फाई ई वृत्तीय कितना है, फाई ई जो वृत्तीय है वो 0 है और फाई ई दूसरा वृत्तीय भी 0 है। तो ये हो गया E इंटू 2 पाई आर एल। ये फाई ई की वैल्यू आ गई E इंटू 2 पाई आर एल। इसे हम क्या काम करेंगे, इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे 2। अब हम गॉस की थ्योरम का उपयोग करेंगे, गॉस की थ्योरम का यूज करेंगे, परंतु गॉस की प्रमेय लगा दीजिए, गॉसिस थ्योरम लगा दीजिए। गॉस की प्रमेय होती है फाई ई बराबर q अपॉन एप्सिलॉन 0 होता है। क्यू की वैल्यू आप यहां से लगाएंगे लैम्डा इंटू एल इक्वेशन नंबर 1 से, तो क्यू की जगह पर लैम्डा इंटू एल लगा दीजिए, अपॉन में एप्सिलॉन 0 चली जाए।
फाई ई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 से देख लीजिए, ये है e इंटू 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन 0। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। जब आप e की वैल्यू निकालेंगे, जब आप e की वैल्यू निकालेंगे तो e बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन 0। यही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हो गया किसी आवेश से अनंत लंबाई के चालक तार के निकट। यहाँ पर जो हमने बेलन बनाया है ये थोड़ा इधर कुछ इधर ज्यादा चौड़ा इधर पतला लग रहा है देखने में, ऐसा नहीं है, ये बेलन बिल्कुल एक जैसा, ये थोड़ा बनाने में दिक्कत हो गई है, आप लोगों को बिल्कुल एकदम यूनिफॉर्म बेलन बनाना है। तो ये हमारा E इक्वल्स टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r तीव्रता का फार्मूला हो गया। क्योंकि जो तीव्रता होती है वो एक सदिश राशि होती है, अगर हम इसका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो इसकी डायरेक्शन में जो यूनिट वेक्टर है उसका मल्टीप्लाई और कर देंगे। तो देखिए इसका वेक्टर रूप कितना हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं वेक्टर रूप। इसका जो वेक्टर रूप होगा वो वेक्टर E बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ऐसा ही रहेगा, बस यूनिट वेक्टर r का मल्टीप्लाई और। तो ये हमारा डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। गॉस की प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला हो गया। अब हम इसमें क्या काम करेंगे, एक बस लास्ट इसका पॉइंट हम आप लोगों को और बता दें, इसी से रिलेटेड है, इसके लिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर जो फार्मूला है हमारा, यहाँ देखिए या इसको ले लीजिए, E इक्वल्स टू आपने जो पढ़ा निकाला है वो लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन 0 r निकाला है। यहाँ पर लैम्डा और 2 पाई एप्सिलॉन 0 r, ये 2 पाई एप्सिलॉन 0 कांस्टेंट है, तो यहाँ E प्रोपोर्शनल बना अपॉन r। यहाँ से अगर आप E और r के बीच में ग्राफ खींचेंगे, E और r के बीच में अगर आप ग्राफ खींचेंगे, ये r ले लिया हमने और इधर हमने E ले लिया, तो ग्राफ E आएगा। ये क्योंकि ये समकोणीय अतिपरवलय है, समकोणीय अतिपरवलय आप लोगों ने पढ़ा होगा x इंटू वाई बराबर कांस्टेंट होता है या x प्रोपोर्शनल वन अपॉन y होता है। ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है जिसका ग्राफ ये होता है। तो E प्रोपोर्शनल यहाँ 1 अपॉन r है, इसीलिए इसका ग्राफ ये होगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, बाकी जो और अनुप्रयोग बचे हुए हैं उनके लिए नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट।